नमस्कार। स्वागत है आपका सत्या एकेडमी पर। आज हम मैथ की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे समीकरण, जिसका मतलब होता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब यह होता है कि एक प्रकार से यह एक लैंग्वेज है, यह एक मैथ की लैंग्वेज है जिसको इक्वेशन कहा जाता है। मैथ की इक्वेशन जिसको समझ में आ जाता है उसको यह कहा जाता है कि उसको मैथ की पूरी भाषा समझ में आ गई है। मैथ की भाषा का मतलब यह है कि मैथ की भी एक विशेष लैंग्वेज होती है। विशेष लैंग्वेज होने का मतलब यह है कि हम किसी बात को कहने के लिए सिर्फ मैथ का लैंग्वेज का यूज कर देंगे तो भी उस बात का अर्थ वही निकलेगा जो आप हिंदी में बात करते हुए निकालते हो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट था, वो अपने टीचर से पूछा, मैथ वाले टीचर से पूछा, सर इंग्लिश वाली मैडम इंग्लिश में बात करती हैं, हिंदी वाले गुरुजी हिंदी में बात करते हैं, संस्कृत वाले गुरुजी संस्कृत में बात करते हैं, आप मैथ वाले गुरुजी हो, आप मैथ में क्यों नहीं बात करते हो? तो मैथ वाले गुरुजी ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा, ज़्यादा 3-5 मत कर, नहीं तो 2-3 लगा के दूंगा ना तो 9-2-11 हो जाएगा। वो लड़का समझ गया कि हाँ, ये मैथ की लैंग्वेज है। ठीक है। किसी ने कहा कि अरे ये कर देते तो अपना काम 32 हो जाता है। अपना काम क्या हो जाएगा? अपना काम 32 हो जाएगा। 32 का मतलब काम भारी, मस्त, मतलब काम फिनिश, सिर्फ इतना ही काम कर दो, बस काम 32 है। अरे वो क्या तुमसे बोलेगा? तो उसका और उसका तो 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का आंकड़े का मतलब समझ रहे हो? दुश्मनी। दुश्मनी का मतलब मालूम है ना? लोग यही बोलते हैं ना, उससे नहीं हो पाएगा, उसका 36 का आंकड़ा चलता है। यही है ना, ये होती है मैथ की लैंग्वेज। मैथ की लैंग्वेज समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कुछ चीज़ों में चीज़ें ये है कि किस बात को किस कॉन्सेप्ट पर लेकर कहा जा रहा है और उसका परिणाम क्या है। जो चीज़ें कही जा रही हैं और उसका परिणाम क्या है। अगर परिणाम पता है और उससे रिलेटेड चीज़ें पता है तो आप उसको एक मैथ के समीकरण में, आप एक मैथ के वाक्य में सेट कर सकते हैं। ये जो समीकरण है वह एक वाक्य है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में सेंटेंस या वाक्य होता है, उसी तरह से मैथ में समीकरण होता है, जिसको इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन या समीकरण। यह है समीकरण। इक्वेशन, ठीक। तो इसमें यह है कि आप मैथ की भाषा को, अगर कोई कुछ कह रहा है, बस उसको मैथ की भाषा में आप डिनोट करते चले जाओ और उसको बाद में सॉल्व कर दो तो उसका आंसर आप निकाल सकते हो। इसमें आपको इन मैथ की भाषा को लिखने के लिए एक अक्षर टाइप के इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक अचर होता है और एक चर होता है। क्या होता है? चर और अचर 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह से इसमें चर और अचर होते हैं। क्या होते हैं? चर और अचर। अब आप पूछेंगे चर क्या होगा और अचर क्या होगा? चर वे संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। क्या होती है? वैल्यू चेंज होती है। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, अदरवाइज जो कुछ भी आप मानते हो वो सारी संख्याएं चर होती हैं। क्या होती हैं? चर। और अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर का मतलब वह है जो जिनके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन कभी भी किसी भी दशा में ना हो। जिसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन किसी भी दशा में और कभी भी ना हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -5, -6, -1, -2, ये जो नंबर्स हैं इनका वैल्यू बदल नहीं सकता है। एक्स की वैल्यू कहीं पे भी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इन अचर पर। किसका? अचर पर। अचर का मतलब यह है, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं तो
ये चीज़ें जो होती हैं ये स्वर होती हैं और यह जो होता है यह व्यंजन होता है। ठीक, अगर इसका वैल्यू आपको यहाँ पे इसका कुछ भी मात्रा, जैसे स्वर अगर कुछ नहीं लगाया या अचर कुछ नहीं लगाया तो इसका वैल्यू 1 है। उसी तरह से अगर इसमें हम 2 लिख दिया तो इसका वैल्यू 2x हो गया। यहाँ पर अगर कोई अचर इसके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह सिर्फ y है, अचर है। यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसका मतलब इसके साथ स्वर लग गया, इसके साथ भी स्वर लग गया। अगर x किसी के पास जाता तो वह सिर्फ x जाता, लेकिन अब 2x जा रहा है तो इसका मतलब अब यहाँ पे 2x जा रहे हैं। आपस में इनकी वैल्यू x से 2x में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। लेकिन 2 को आप कभी भी 2 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। लिखना पड़ेगा तो 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। मतलब इनकी वैल्यू कभी, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है उन्हें अचर कहते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उन्हें हम चर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये चीज़ों को समझें। दूसरा पार्ट इसका है समझने वाली चीज कि अगर चर और अचर आपको ज्ञात हो गए तो इसमें 2 प्रकार के इक्वेशन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के। एक चर वाले रैखिक समीकरण या एक चर वाले समीकरण, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें एक चर आ जाता है उसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, और जिसमें 2 चर आता है उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर x + 3 = 5, इसमें आप देख रहे हैं ये अचर है, यह भी अचर है, और यह एक चर है। क्या है? चर है ना। ये इसको कहेंगे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, कोई इस तरह से हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें एक x था और एक y भी हो गया। मतलब x और y 2 अचर आ गए, सॉरी 2 चर आ गए। इसका मतलब यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसमें हम ये करते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो चाहे 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले जो अचर वाले चीज होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो चर वाले चीज होते हैं, जो चर हैं, उनको एक तरफ कर लेते हैं। मतलब चर और अचर को अलग अलग तरफ बराबर के दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने का तरीका क्या है कि अगर कोई संख्या जैसे यही है, यहां से हमको 3 को इस साइड लेके जाना है, तो इसको पहले आपने पढ़ चुका है, मैंने आपको इसको एक दिन शायद बताया था मैं बीजगणित में कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहां से इसको ये साइड लेके जाना है तो हम इसको पूरा लेके जाएंगे, लेकिन उसके साथ ये चिन्ह भी जाएगा। लेकिन चिन्ह कहाँ तक? यहाँ तक तो यहाँ से निकलेगा तो यही निकलेगा, लेकिन यहाँ पहुंचेगा तो यह चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका जो ये चिन्ह है वह चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो वो साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम इसको इधर लाना चाहें तो ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर बराबर के उधर, यानी पार्टी चेंज करता है कोई भी, चाहे वह चर हो चाहे वह अचर हो, अगर पार्टी चेंज करता है तो उसके साथ जो उसका वैल्यूएबल मार्क है, मार्का उसका चेंज हो जाता है। अगर वह प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, अगर वह माइनस है तो इस साइड आके वह प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर इस साइड वह गुणा कर रहा है, उस साइड जाएगा तो भाग करेगा। अगर वह उस साइड भाग कर रहा है तो इस साइड आएगा तो गुणा करेगा, या अगर इस साइड भाग कर रहा है तो उस साइड भी जाके गुणा करेगा। यानी प्लस का माइनस में चेंज होता है, गुणे का भाग में चेंज होता है। बराबर? ठीक। अगर कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, x + 3 = 5 है, यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे आप, x में 3 मिला के 5 हुआ है, x में 3 मिला के 5 हुआ है,
तो अकेला x कितना होगा, 2 रहा होगा ना। अगर 2 रहा होगा तो उसमें 3 मिलाया होगा तभी तो 5 हुआ रहेगा। x में 3 मिलाया तो 5 हुआ। इस वाक्य को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस वाक्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x को 3 मिलाकर 5 बन गया है। x, और दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, x में 3 जोड़ा तो 5 के बराबर हो गया। क्या किया, x में 3 और जोड़ दिया तो 5 के बराबर हो गया। इस समीकरण को इसी तरह से लिखा गया है। और अगर कहा जाए x में 3 घटा दिया, x में 3 घटाया तो 5 हो गया, यानी x में अगर 3 घटा दिया तो वह 5 के बराबर हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 5 बराबर। और देखो एक इस तरह और कुछ कोई तरीका है, y में 3 और 2 जोड़ दिया तो 12 हो गया। y में 3 और 2 जोड़ दिया तो 12 हो गया। ठीक, ऐसे लिखते हैं, y में 3 और 2 जोड़ दिया प्लस प्लस कर दिया तो 12 हो गया। देखो भाषा समझो, मैथ की लैंग्वेज क्या होती है वो समझो। अगर यहाँ पे कहा जाए y में 4 घटाया तो यह 12 में से भी 4 घट गया। y में 4 घटाया तो यह 12 माइनस 4 के बराबर हो गया। क्या हो गया, y में से 4 घटाया तो यह 12 माइनस 4 के बराबर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे या इसको कन्वर्ट करेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 8। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। अब आप इसको देखिए कैसे हल करोगे, सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि जितने भी चर हैं एक तरफ कर दो, अचर एक तरफ कर दो, और उनके मार्क के साथ प्लस माइनस माइनस प्लस, गुणा भाग भाग गुणा, बस खत्म। यहाँ x रखो, इनको इधर करना है, 5 को इधर ही रखो, सिर्फ इनको उठा के इधर लाना है। तो ये प्लस थे, यहाँ पे आगे -3, x बराबर 2, x बराबर 2 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2। ठीक है, इसी तरह से 15 बराबर -3 प्लस y, इसको कैसे हल करोगे, इस तरह से समीकरण लिखा है, 15 बराबर -3 प्लस y। तो -3 को आपको ये साइड लाना है, तो यहाँ पहले 15 रखेंगे और इसके साथ जो चिन्ह है इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3, और यह प्लस है ये, और ये y है, प्लस y, प्लस इसके इधर प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस नहीं लिखा था, लेकिन जब इसके पीछे कोई संख्या आ गई तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ा। इसका वाला प्लस है, ये जो प्लस है इस 15 वाला प्लस है, और ये जो माइनस था इसका 3 वाला जो माइनस था इधर आके वह +3 हो गया, और इसका प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 15 3 18, यहाँ क्या है, y की वैल्यू 18। ठीक है, इस तरह से एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण दिया है, उसको सॉल्व हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है 2x प्लस 7/5 माइनस 3x प्लस 11/2 इक्वल टू 2x प्लस 8/3, 2x प्लस 8/3 माइनस 5। ठीक है, इसको हल करना है। इसमें क्या, ये क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको पहले इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको ऐसा एक इक्वेशन दे दिया और यह भी पूछ सकता है कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है कि ये इसका जीरो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यह कितना चर वाला रैखिक समीकरण है, एक इसमें x है, x है, x है, यानी यह सिर्फ x ही है इसमें, इसका मतलब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर यहाँ पे y भी होता या z भी होता तो दो चर वाले रैखिक समीकरण या तीन चर वाले रैखिक समीकरण बन जाते।
अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो यह हो जाता द्विघात समीकरण, जिसका एक घात स्क्वायर यानी 2 हो तो इसका 2 घात समीकरण हो जाता। लेकिन यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हल करने के लिए आप इसका लघुत्तम लेंगे, 5 और 2 का लघुत्तम 10, 2 5 दूनी 10 होता है, यानी 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, दोनों ऊपर नीचे, 2 दूनी 4x प्लस 7 दूनी 14 माइनस 2 का गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का भागे 10, 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पचे 10। ये माइनस जो है, ये जो माइनस चिन्ह है ना, यहाँ इसके साथ गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ जो प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो 5 बार गया तो 5 तिहाई 15x माइनस 11 पचे 55 बराबर 3 और 1 का लघुत्तम 3, तो एक ही बार गया है 2x प्लस 8 माइनस 1 तिहाई 3, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको x x वाले जोड़ लीजिए, 15x है, 4x है, और ये माइनस 55 है, ये क्या है प्लस 14 है। तो क्या करेंगे पहले, हाँ यह हो गया कितना, माइनस 15 में से 4 घट गया 11x, और माइनस 55 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 55 में से 14 घटाएंगे तो यह, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस में ही आएगा, यह हो गया 41। ठीक है, 41/10 बराबर, यहाँ भी वही करेंगे, यह हो गया 2x माइनस, क्योंकि 15 में से 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें करना है, 5 का गुणा इसमें करना, तो ये हो जाएगा माइनस 11 तिया 33x माइनस 123, 10 का गुणा इसमें, 10 दूनी 20x माइनस 70। अब देखो माइनस 20x को इस साइड लेके आएंगे, और माइनस 33x है ही है, सॉरी ये प्लस 20x है ना, 20x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 20 50 3 53x माइनस 53x बराबर 123 माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 70 प्लस 123, 7 5 12, हाँ हो गया सॉल्व हो गया, माइनस 53x बराबर प्लस 53, क्यों, क्योंकि प्लस ज़्यादा है, ये हो गया प्लस 53, यहाँ से 53 और 53 कैंसल। ठीक है, तो x बराबर, यहाँ x हो गया, यहाँ हो गया 1, लेकिन ये वाला माइनस था उधर कर देंगे, या यहाँ पे माइनस एक्स बराबर 1 लिख सकते हैं, या x बराबर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस एक्स बराबर 1 या x बराबर माइनस 1। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। मिला है इसको, चलो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। अभी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके बताते हैं। कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण है इस तरह से, जैसे कोई बड़ा सा सवाल लिख दिया आपको, 999 प्लस 888y बराबर 1332 बराबर 888x प्लस 999y बराबर 555। आप एक चीज़ देख रहे हैं, देखने में भले बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको दिख जाएंगी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका जो अंदर की बात है आपको पता चल जाएगा। क्या है इसमें कि 11 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं। क्या है, 11 से नहीं, 111 से भी कट जाएंगी, ये 111 से कट जाएंगी ये सारी संख्याएं।
तो दोनों में, एक और दो, दोनों समीकरणों में आप 111 से भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा 9x प्लस 8x माइनस 12, यह हो जाएगा माइनस नहीं बराबर 8x प्लस 9x, x क्यों है, यह x है और यह y है, y, x की बहुत याद आ रही है, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मतलब 9x और 8x है, ये 8y और 9y है। देखो अगर 1 और 2 को जोड़ोगे तो यह 9 8 17x हो जाएगा, यह 9 8 18y हो जाएगा, और यह 12 5 17, ये अलग चीज बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको जोड़ने और घटाने से एक ही मतलब है कि इसके किसी एक चीज को आप शून्य कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, यानी चाहे आप y को 0 कर दीजिए, चाहे आप x को 0 कर दीजिए। y और x में से दोनों में से एक चीज को 0 कर दोगे, यानी अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें एक चर वाला एक चर हट जाएगा तो एक चर वाला बचेगा, तो आप इधर उधर करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यानी अगर ये समीकरण 3 मान लिया जाए और यह 4 मान लिया जाए, तो 3 और 4 में, 3 में 8 का गुणा कर दीजिए, समीकरण 3 में 8 का तथा 4 में 9 का गुणा करने पर, क्या करने पर, 9 का गुणा करने पर, 3 में 8 का करिए यहाँ पे, तो 9 8 72x प्लस 8 8 64y बराबर 12 8 96, इसमें 9 का करना है, 9 8 72x प्लस 9 9 81y बराबर 9 5 45। अब 9 9 81, 9 5 45, 9 8 72, 8 64, 12 96 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको अगर घटा देते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो 72x इधर है, यहाँ भी 72x है बराबर, 72x में से 72x घटाने पर 0, 0x, 0x मतलब x का मान खत्म, x की वैल्यू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं घटाने पर ये खत्म। 64 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस, 64 में से 81 घटाने पे कितना आएगा, कितना आएगा, ये 17y बराबर, 96 में से 45 घटाएंगे तो 1, 9 में से 4 गए 5, माइनस चिन्ह यहाँ है, या y को इधर ही रहने दीजिए, और यह 51 है बटा, क्यों, क्योंकि यह 17 जो है इधर गुणा कर, -17, ये -17 इधर गुणा कर रहा है, -17 उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, -17, 17 3 51, यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 3, सॉरी -3, y की वैल्यू क्या हो गई, -3। y का वैल्यू यहाँ से चाहे इसमें किसी में भी आप रख के y को वैल्यू रख देंगे तो आप x का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हल करने के लिए 9x है ही है, प्लस 8 गुणे -3 बराबर 12, 9x 8 3 24 बराबर 12, ये 24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, और ये 9x, x बराबर 24 12 36 बटा ये वाला 9 इधर, 9 4 36, यानी x का मान 4 और y का मान -3, क्या होगा, x की वैल्यू 4
और y की वैल्यू -3। ठीक, इस तरह से हम इस समीकरण को हल करेंगे। आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे एक फॉर्म में गायों और मुर्गियों की संख्या, एक फॉर्म में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, एक फॉर्म में कुछ गाय और मुर्गियां हैं कुछ। यदि दोनों का सिर मिलाया जाए तो वह 180 होता है। चलो लिख देता हूं। एक फॉर्म में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिर 180 हो तथा कुल टांगे 480 हो, कुल सिर 180 तथा टांगे 420 हो तो गायों की संख्या क्या होगी? क्या ज्ञात करना है आपको? गायों की संख्या। देखो इसको, एक फॉर्म में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। मान लीजिए फॉर्म में x गाय है और y मुर्गियां हैं और उनका कुल सिर 100 है, 180 है। इसका मतलब कि गाय हो उसकी भी एक ही सिर होगी, मुर्गी के भी एक ही सिर होगी। अगर x गाय है और y मुर्गी है तो यानी x और y को जोड़ने पर कितने मिलेंगे? 180 जानवर, यानी 180 सिर। ठीक, इसको लिख सकते हैं आप, x गाय प्लस y मुर्गी बराबर 180। ठीक, तथा कुल टांगे 420 हो तो गायों की संख्या बताइए। कुल टांग 420, कुल टांग मतलब x के पास जो कि गाय है टांगे होंगी 4, y के पास जो कि मुर्गी है टांगे होंगी 2, यानी 4x प्लस 2y इक्वल कितना है? कुल टांगे 420, यानी 4x प्लस 2y, यानी गाय की संख्या, गायों की टांगे कितनी है? 4, मुर्गियों की टांगे कितनी है? 2, कुल टांगे कितनी है? 420। ये मैथ की भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक, आप देखो सब ये नीचे वाला जो है यहाँ भी 2 से कट सकता है, यहाँ भी 2 से कट सकता है, यहाँ भी 2 से कट सकता है। इसको काट दीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 210। ये समीकरण 1 हो गया, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो y सेम है, एक y यहाँ भी, एक y यहाँ भी है। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए तो ये और ये 0 हो जाएगा। x में से 2x घटेगा तो -1x बराबर 180 में से 210 घटेगा तो -30, यानी x बराबर 30। क्यों? माइनस इधर भी था, माइनस इधर भी था, कट गया। x बराबर 30। x क्या माने थे आप? गाय, यानी गायों की संख्या पूछ रहा है, गायों की संख्या 30 हो गई। अगर गायों की संख्या 30 हो गई और कुल जानवर 180 हैं तो मुर्गियां कितनी होंगी? अगर गायों की संख्या यानी x आपकी 30 हो गई, x 30 हो गया और मुर्गियों की संख्या y है और कुल संख्या 180 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y बराबर 180 माइनस 30 मतलब 150, मुर्गियों की संख्या। सॉल्व। ठीक, ये हो गया।
इसमें देखो ये सिंपल सा फंडा है, आप इसको यूज कर सकते हो। एक इसमें ट्रिक है, ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा मायने तो नहीं रखता उस ट्रिक का, क्योंकि समय आता है तो लोग भूल जाते हैं ट्रिक। ट्रिक को जब याद करना पड़े ना तो दिक्कत का काम करता है। जब समय आता है तो ट्रिक भूल जाते हैं लोग, तो मतलब क्या है, आप जो बेस है उसका वो समझ लेंगे आप ना, तो आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसकी लैंग्वेज समझना है बस। फिर भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे यह कह रहा है गाय, गायों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिख दिए गाय, ठीक। गायों की कुल संख्या, पूरे जानवरों की संख्या कितनी है, 180 है। और कुल टांगों की संख्या कितनी दी गई है, हमको गायों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल टांग दिया है 420, ठीक है। ये कुल टांगों की संख्या, इसमें से घटा देंगे किसको, अगर गाय को पूछ रहा है तो जो बची यानी मुर्गी बची हुई है उसके टांगों को घटा देंगे। तो उसके टांगों को घटाने के लिए यानी 180 में मुर्गी कितनी है, 2, मुर्गी को टांगे कितनी है, 2, यानी कुल कुल संख्या में उनकी जो टांगे होती हैं उसको आप घटा देंगे और उनके जो टांगों का अंतर है उससे डिवाइड कर देंगे। यानी गाय में 4 है, मुर्गी में 2 है, यानी अंतर कितना हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। बस सवाल बन गया। ये हो गया 420 माइनस 180 गुणे मतलब 360 बटा 2, ठीक है। 420 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 बटा 2 मतलब 30। यही था गायों की संख्या। गायों की संख्या ये 30 हो गया। अगर इसी तरह से यहाँ पे गाय ना पूछ करके मुर्गी की संख्या पूछता, तो मुर्गी की संख्या पूछता डायरेक्ट, ऐसे तो आप निकाल सकते हो, 180 में से 30 घटा दिया 150 आ गया। लेकिन मुर्गी की संख्या निकालना हो तो मुर्गी सबसे पहले कितने टांगे होती हैं सब मिला के 420 माइनस मुर्गी कितनी है, इस मुर्गी की संख्या हमको पूछ रहा है, तो इसमें गायों की संख्या मतलब 180 गुणे गायों की टांगे 4, ये घटा देंगे बटा 2, टांगों का अंतर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 420 माइनस 18 चौके 72, 36 38 54 72, 720 बटा 2। 720 में से 420 घटाएंगे तो 300 बटा 2, 150। ये है मुर्गी, ठीक। ये मुर्गी हो गया और वो गाय हो गया। इसी प्रकार एक और सवाल, आपको करना क्या है, जो टोटल संख्या है टांगों की टोटल संख्या में से जिसका नहीं पूछा जा रहा है उसकी उसकी टांग घटा देंगे। जो अंतर आ जाएगा उसमें से टांगों का जो अंतर है, दोनों के टांगों का रियल में जो टांगों का अंतर होता है उससे भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आगे है, एक मैदान में एक गैराज में कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ मोटरसाइकिल हैं, जो मिलाकर 60 वाहन है। यानी एक गैराज में कुछ रिक्शा और कुछ साइकिल मिलाकर 60 वाहन है, ठीक है। इसको भी लिख देता हूँ। एक गैराज में कुछ रिक्शा तथा कुछ मोटरसाइकिल मिलाकर 60 वाहन है। क्या है, 60 वाहन है। यदि कुल पहियों की संख्या 160 हो, यदि कुल पहियों की संख्या 160 हो
तो यदि कुल पहियों की संख्या 160 हो तो ऑटो रिक्शा कितना होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। एक गैराज में कुछ रिक्शा तथा कुछ मोटरसाइकिल मिलाकर 60 वाहन है। यदि कुल पहियों की संख्या 160 हो तो ऑटो रिक्शा कितना है। इसको आप बेसिक तरीके से ऐसे हल करेंगे, एक्स रिक्शा है, वाई मोटरसाइकिल है, मिला के 60 है, ठीक है। कुल पहिया मतलब ये 3x क्या, 3x क्या, ऑटो में पहिया 3x प्लस मोटरसाइकिल में पहिया 2y बराबर 160, ठीक। आप समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2x 2y और यह हो जाएगा 120, यही होगा ना 120। अब आप क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे तो 2y में से 2y घटेगा 0 हो जाएगा, 2x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा, 120 में से 160 घटेगा तो -40 आएगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 40, खत्म। यानी रिक्शा, x को आपने रिक्शा माना था, रिक्शा का वैल्यू आ गया 40, यानी यहाँ पे 40 रिक्शे खड़े थे। अगर 40 रिक्शे खड़े थे तो मोटरसाइकिल कितने खड़े रहेंगे, कुल 60 वाहन थे, 40 रिक्शा हो गया तो बचे कितने 20 मोटरसाइकिल थे, ठीक। इस तरह से आप हल कर सकते हो। चाहे ट्रिक आपका है, ट्रिक पे भी देख लो भैया, सब पे देखना है आपको। टोटल कितने वाहन थे, क्या है, पहियों की संख्या कुल कितनी थी। अगर आपको रिक्शा का पूछ रहा है, रिक्शे का पूछ रहा है, पहले पहिया हो जाएगा 160, ठीक, 160 पहिया है और इसमें माइनस क्या करना है, मोटरसाइकिल वाला घटाना है, क्योंकि आपको ऑटो रिक्शा का पूछ रहा है। मोटरसाइकिल में 2 पहिया होता है तो कुल वाहन में 2 का गुणा कर देंगे तो 60 गुणे 2 मतलब 120, और इनके पहियों का अंतर कितना है, मोटरसाइकिल में 2 पहिए और ऑटो रिक्शे में 3 पहिए, अंतर कितना हो गया, 3 और 2 का 1, 160 में से 120 40 बटा 1 मतलब 40, ठीक है। ये रिक्शा आपका आंसर आ गया। सबसे पहले आपको पकड़ना है कि कितने टोटल पहिए या कितने टोटल पैर हो रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन है ये कि 350 आम कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों के बीच जिनकी संख्या 85 है उनमें बांटा जाता है। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 6 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। 350 आमों को 350 आमों को कुछ लड़कों तथा कुछ लड़कियों जिनकी कुल संख्या 85 है उनमें बांटते हैं तो प्रत्येक लड़कों को 4 आम तथा
प्रत्येक लड़की को 6 आम मिलता है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या क्या होगी? ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। 350 आम है, कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों में जिनकी संख्या 85 है, बांट देते हैं। मान लीजिए लड़का x है और लड़कियां y है। टोटल कितनी है? दोनों मिला के लड़के लड़कियां 85। प्रत्येक लड़के को 4 आम यानी 4x, लड़की को 6y बराबर कितने आम है टोटल? 350। ठीक है, सॉल्व। आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। 1 में आप इसमें, क्योंकि देखो हमको सीधा सीधा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो लड़कों को हम सेफ रखेंगे, लड़कियों को हटा देंगे। तो लड़कियों को हटाने के लिए यहाँ पे 6y है, तो इसमें भी हम 6y का गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो यह 6y हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो हमें सब में गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो यह हो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर 510। ये 4x प्लस 6y बराबर 350। घटा दीजिए, घटाने पे 6y में से 6y घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 6x में से 4x 2x बराबर 160 या x बराबर 80 बराबर। लड़कों की संख्या क्या हो गया? 80। टोटल 85 थे, लड़के ही 80 हो गए, लड़कियां कितनी होंगी? यानी y बराबर 5, लड़कियों की संख्या 5, लड़कों की संख्या 80। ठीक है, इसको फार्मूले से कैसे हल करेंगे? ट्रिक से हल करने के लिए लड़का पूछ रहा है। ठीक, लड़का ज्ञात करने के लिए टोटल कितने थे? 350 माइनस करेंगे लड़कियों की संख्या, ये 85 इंटू लड़कियों को कितना कितना मिला था? 6, डिवाइड कर देंगे कितने से? अंतर कितना है दोनों के आमों में? लड़कियों के पास 6 आम, लड़कों के पास 4 आम, तो अंतर कितना है? 2 आम का 2। 350 माइनस 6 पंचे 30, 6 48, 510/2। 350 में से 510 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 11 में से 5 6 1/2। देखो ये घटाने पर यहाँ पे जो अंतर आता है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे नहीं मतलब है, हम चिन्ह नहीं रखेंगे। जो अंतर आता है इसका और इसका, हम सिर्फ वही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। 160 में से 2 घट गया 80, ये हो गया आंसर। इसी तरह ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लिख के हल करके कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। सौ लड़के लड़कियों में 550 पेन बांटे गए। क्वेश्चन है 100 लड़के व लड़कियों में 550 पेन बांटे गए। ठीक, यदि प्रत्येक लड़के को 5, यदि प्रत्येक लड़के को 5 तथा प्रत्येक लड़की को
प्रत्येक लड़की को 6 पेन दिया गया तो लड़कियों की संख्या क्या होगा। ठीक है, ये आपका सवाल है, इसको आप हल करके लाइए। इसको आप हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।